हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू, या तो यूँ बोलें डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आर ओवर क्यू। ठीक है ना, हम यहाँ पे आज ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करवाने वाले हैं, ताकि ये इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सटेंशन यदि हमारा कोई गिवन है, कहने का हमारा क्या मतलब, कोई भी हमारा ये इस तरीके का है, इसका मतलब है कि के क्या एक्सटेंशन है एफ का। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये के होता है, ये क्या होता है, वेक्टर स्पेस, और ये क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि हमारा आर थ्री ओवर आर है, इसका हमें डिग्री कैसे पता करेंगे, या यूँ कहें तो आर थ्री ओवर आर का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, या तो डायमेंशन आर थ्री का क्या होगा ओवर आर पे। ठीक है, तो आर थ्री का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड इस तरीके का होगा। ठीक है ना, और इसका डायमेंशन का क्या मतलब है कि इसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका बेसिस फाइंड आउट करें। बेसिस का क्या मतलब होता है कि वो आर थ्री का कोई सबसेट होता है। ठीक है ना, और वो लीनियरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और इनको क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यदि हम आर थ्री का बेसिस क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके का होता है। यहाँ पे देखिए, हम इस तरीके से हमने लिख लिया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड कोई भी जनरल एलिमेंट हो गया आर थ्री का, इसको जनरेट करना है। तो कैसे लिख लेंगे, एक्स 1 0 0 प्लस वाई 0 1 0 प्लस जेड 0 0 1। ठीक है ना, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक एलिमेंट कहाँ, ये वाला एलिमेंट कहाँ से आता है, ये सब एलिमेंट जो है फील्ड के हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ से आ रहा है, इस वाले आर से आ रहा है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इनके आप कोई भी यहाँ पे कोई भी इन जनरल आपको एलिमेंट एक्स वाई जेड फाइंड करना है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आर टू ओवर आर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, इसका बेसिस क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, और आर ओवर आर का क्या हो जाएगा, आर ओवर आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए कोई भी एलिमेंट यदि हमको क्या कहते हैं कि पता करना है, मान लीजिए कि हमको 2 फाइंड करना है, तो 1 के इस तरीके से लिख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2, और ये 2 कहाँ से आएगा, इस फील्ड से आता है। ठीक है ना, 1 क्या हो जाएगा, हमारा बेसिस हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि आर ओवर क्यू का क्या मतलब है। ठीक है ना, इसका बेसिस क्या होगा। ठीक है, यानी कि बेसिस हम पता कर लेंगे तो बता देंगे कि उसका डायमेंशन कितना है, बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम 1 को बेसिस कंसीडर करें, ठीक है, तो आर में क्या होता है, रेशनल इरेशनल सभी एलिमेंट होते हैं। यदि हमको 1 फाइंड करना है, ठीक है, यदि 1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और ये वाला एलिमेंट कहाँ से आता है, क्यू से आता है, तो क्यू में 1 होगा। यहाँ इस तरीके से 1 हमारा क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब बात करते हैं √2 की। यदि हमको √2 जनरेट करना हो गया, ठीक है ना, और √2 आर में तो है ही। ठीक है ना, तब देखिए इक्वल्स टू हमें क्या मिलना चाहिए, √2 मिलना चाहिए, और बेसिस हमने क्या लेट किया है कि 1 हमारा बेसिस है। ठीक है ना, यदि 1 हमारा बेसिस है और इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यदि 1 को हम बेसिस कंसीडर करें, देखिए 1 से हमने 1 जनरेट कर लिया, अगर 1 बेसिस है तो उससे सभी एलिमेंट जनरेट हो जाने चाहिए, यही बात होती है ना। तो यदि हम 1 बेसिस कंसीडर कर रहे हैं आर के लिए ओवर क्यू पर, तो यदि हमको √2 जनरेट करना हो गया तो क्या होना चाहिए, √2 इक्वल्स होना चाहिए, और यहाँ पे हमको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमको √2 मिल जाए। ठीक है ना, यही करना होता है, और ये कहाँ से आता है, फील्ड क्यू से आता है। अब आप सोच के बताओ कि क्या √2 क्यू में होगा, नहीं होगा ना, √2 तो क्यू में होगा नहीं, क्योंकि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से 1 जो है 1 को जनरेट कर सकता है, लेकिन √2 को जनरेट नहीं कर सका। ठीक है ना, तो 1 तो बेसिस होगा नहीं, बेसिस तो वो है जो सबको जनरेट कर दे। ठीक है ना, चलो अच्छा, तो हम मान लेते हैं कि 1 और √2 इसका बेसिस है। ठीक है, तो 1 प्लस √2 इक्वल्स टू √2, सॉरी √2, हाँ ठीक है, यहाँ पे √2 हो गया, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 0,
और यहाँ पे क्या ले लेंगे 1, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा इक्वल्स टू √2। देखिए कहने का क्या मतलब है, मैंने 1 और √2 क्या ले लिया, बेसिस ले लिया कि ये हमारा बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 इक्वल्स टू √2। ठीक है ना, यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे, ये x, ये फ्रेंड्स क्या होता है, वेक्टर होता है, और ये क्या होता है, स्केलर होता है। तो यहाँ पे 0 ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे 1। तो ठीक है ना, तो ये हमारा √2 जनरेट हो गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपको √3 जनरेट करना हो गया तो ठीक है ना, तो 1 और √2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में कभी आप √3 फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो आपको √3 जनरेट करने के लिए क्या लेना होगा, 1 √2 और √3, या तो सिर्फ अकेले आप √3 ले लो। ठीक है ना, तब आप जनरेट कर सकते हो। √3 कहाँ से लोगे, r से लोगे, ये बेसिस हम बता रहे हैं, आप समझिएगा बात को। कहने का क्या मतलब है कि यदि आप √2 आपको जनरेट करना हो गया तो आप स्केलर के एलिमेंट √2 तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि स्केलर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल तो कभी √2 आएगा नहीं, √3 आएगा नहीं। ठीक है ना, तो यदि आपको √2 जनरेट करना हो गया तो आपको √2 कहाँ से लेना होगा, यहाँ से लेना होगा, r से लेना होगा, और वो क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है ना, देखिए कहने का मतलब क्या है कि कोई भी देखिए ax1 और ax2 इस तरीके से होता है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग लिखते हैं बराबर 0, या फिर जो भी एलिमेंट हमें पता करें। जैसे यहाँ पे देखिए हमने R3 ओवर में आपको बताया था, इस वाले में देखिए यहाँ पे क्या था, ये इसका बेसिस एलिमेंट है। ठीक है ना, और ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है ना, फील्ड से आ रहे हैं। तो ये देखिए इन जनरल XYZ जनरेट हो गया था, कोई भी XY जनरेट हो गया था। तो इसी तरीके से R/Q में भी होना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं। X भी R में है, Y भी R में है, Z भी R में है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे √2 लेंगे। ठीक है ना, यदि हम 1 को बेसिस कंसिडर करेंगे और हमको √2 फाइंड करना है, तो फिर ये तो 1 और यहाँ पे कुछ लिखें, और ये कहाँ से आना चाहिए, Q से आना चाहिए, फील्ड से आना चाहिए, तो कभी पॉसिबल है नहीं। इस तरीके से √3 निकालेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपको जितने भी इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना, उतने आपको तो पहले लेने ही पड़ेंगे, क्या कहते हैं कि बेसिस में एलिमेंट। ठीक है ना, तो बेसिस में कितने इरेशनल कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, यदि आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो निश्चित तौर पे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए देखने आए हैं। ठीक है ना, कि बहुत लोग इसको तो स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि समझने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आप समझने की कोशिश करिए, हम आपको बताना क्या चाहते हैं। आई होप आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से यदि आपको पाई तो R में होगा ही, पाई जनरेट करना होगा तो भी आपको उसके बेसिस में पाई इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि √2 उसके बेसिस में यदि आपको 1 जनरेट करना है तो 1 आपको तो 1 तो रहेगा ही। ठीक है, आपको √2 जनरेट करना होगा तो इसके बेसिस में √2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। √3 जनरेट करना तो इसके बेसिस में √3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। यदि आपको पाई जनरेट करना तो इसके बेसिस में पाई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बेसिस में पाई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बेसिस क्या होता है, जो वेक्टर होता है उसका पहले तो सबसेट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, तो आप ढेर सारे जी इस तरीके से आप ढेर सारे देखिए, इसके बेसिस में ढेर सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे यदि वेक्टर हमारा R होता तब तो कोई हमें दिक्कत, सॉरी स्केलर यदि R होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी फील्ड यदि R होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फील्ड उसने क्या ले लिया है, रेशनल नंबर ले लिया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसके बेसिस में ढेर सारे एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। कितने ऐड करने पड़ेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट। यदि आपको इरेशनल पूरे R से यदि पूरे R को जनरेट करना है तो रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसी तरीके से C/Q पर भी जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।